Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। और आप देखिए वापस ट्रम्प साहब आ गए और उसके वजह से थोड़ा मार्केट भी आज गया। ट्रम्प के डबल स्टैंडर्ड वही आप थोड़ा बात करेंगे और काफी सारे रिजल्ट्स के भी बात करेंगे जो भी आए हैं। तो पहले बात करें ट्रम्प साहब की। ट्रम्प साहब दिमाग में जो आता है बोल देते हैं, डबल स्टैंडर्ड ही है। और कल बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया कि भाई आप खुद इतना इंपोर्ट कर रहे हो रशिया से और यूरोपियन पूरा इंपोर्ट कर रहे हो। उन लोगों जो वो जो इंपोर्ट करे वो हम लोग जितना ऑयल का करे उससे काफी ज्यादा है। यूरोप का जो अगर इंपोर्ट होता है एलएनजी और उन सब का, तो वो ऑलमोस्ट 10 गुना है जो हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हम लोग कुछ नहीं है कंपेयर टू व्हाट नो दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम यूरोप। और ट्रम्प खुद भी, यूएस खुद भी अगर आप देखो तो यूरेनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर बहुत कुछ इंपोर्ट करे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। बस उनको बस कंट्रोल करना है इंडिया को। और क्यों कंट्रोल करना है? एट द एंड ऑफ द वो कंट्रोल नहीं कर सकते रशिया को, क्योंकि आप देखिए तो रशिया के पीछे पड़े हुए। और वो जो हमेशा बोलते हैं ना कि भाई मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और उनका सबसे पहला टारगेट है भाई रशिया और यूक्रेन का सीज फायर करने में। और रशिया उनकी बात मान नहीं रहा है। रशिया इनडायरेक्टली आपको उनको बोल रहा है कि तेरे को जो करना है कर, मैं मानूंगा नहीं जब तक यूक्रेन भी हम पे हमला करते रहेंगे। और वो हाथ में आ नहीं रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली इंडिया को नो इस तरह से प्रेशराइज करके कि भाई आप वहां से ऑयल इंपोर्ट मत करो, नहीं तो मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा। इनडायरेक्टली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इंडिया सुन नहीं रहा है। इंडिया भी क्यों सुनेगा? सेल्फ इंटरेस्ट की बात है कि भाई तुम लोग अपना जब वो जैसे वो यूरेनियम और वो पैलेडियम वो इंपोर्ट करते हैं, तो वहां वो नेशनल इंटरेस्ट बोल रहे हैं यूएस जो इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग नेशनल इंटरेस्ट पे ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो बोलेंगे नहीं भाई आप तो वहां के वॉर को फंडिंग करे। तो ये भाई ये कैसा है भाई? आप करो तो सब ठीक है, हम करें तो पाप हो गया। तो यही चीज है। और इसलिए तो कल भी अच्छा खासा जवाब गवर्नमेंट ने दिया कि भाई हम तो करते ही रहेंगे और आप पहले बंद करो फिर हमें सलाह दो। और वही होनी चाहिए। हमारा जो यूएस को एक्सपोर्ट होता है वो 2% होता है जीडीपी का, इतना ज्यादा नहीं है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखा जाएगा, देखो एट द एंड ऑफ द डे उनको भी धंधा चाहिए, करेक्ट। तो आगे जाके देखते क्या नेगोशिएशन होता है। लेकिन जो स्टैंड भी लेना ही चाहिए ना, नहीं तो ये लोग तो दबाते रहेंगे। और क्यों स्टैंड ले सकते हैं? देखो अगर वर्ल्ड में अगर आप देखो तो 4 ही इकोनॉमी है जिनकी खुद की डिफेंस का, खुद का कह सकते हैं पूरा पूरा कहते हैं ना कि रेडी है, डिफेंस रेडी है। जैसे यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया। बाकी सब कंट्रीज का देखो ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में 80% जो वॉरफेयर जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो चाइना से हुआ था। लेकिन इंडिया इसमें सेल्फ सफिशिएंट है, और बाकी ये 3 कंट्री में वो सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए हम लोग इतना खड़े रहे हैं। आप देखो चाइना भी नहीं झुक रहा है, हम भी झुक नहीं रहे। जबकि अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप ने तो आप देखो 15% की टैरिफ की डील भी कर दी यूएस के साथ। जबकि उन्होंने वो भी बोला, और वन साइडेड डील है कि वो लोग कुछ इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 350 मिलियन ऐसा सब इन्वेस्ट करेंगे यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज। अब वहां जर्मनी और वो सब बोले, भाई कौन करने वाला है, हम तो नहीं करने वाले, किसके पास इतने पैसे हैं। और वहां फिर प्रॉफिट शेयरिंग पूरा यूएस लेगा, वो सब बातें चल रही है। तो यानी यूएस जो डील कर रहा है ना वो वन साइडेड डील है, और जो हमें पसंद नहीं है। तो यूरोप इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको भी डिफेंस का कहते हैं ना कि पूरा कवरेज चाहिए। काफी हद तक अगर आप देखो यूके के साथ भी डील है। यूके हमेशा ना बेबी रहा है यूएस का। वो एक तरह के ना पुराने भाई भाई है वो, क्योंकि यूके से लोग गए थे ये यूएस में और वहाँ एस्टेब्लिश हुए थे। तो उनका डील देखो, तो वहां उन लोगों ने डील कर दी। लेकिन क्या वो चाइना के साथ डील कर पा रहे हैं? क्या वो इंडिया के साथ डील कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग झुक नहीं रहे, चाइना भी झुक नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, तो हम लोग क्यों झुके। और ट्रम्प जो है ना वो पूरा भीष्म पितामह बना है कि भाई मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। सेल्फ ईगो इतना बड़ा हो चुका है कि ना कुछ भी आके बोल देता है, डेड इकोनॉमी ये वो। काफी लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोग कहाँ ग्रो करें। अरे भाई ग्रो तो करें ना 6.5%, लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे भाई हम लोग 6.5%, 4 ट्रिलियन पे ग्रो करे, वो 27 ट्रिलियन पे 1.5% ग्रो करे। तो इनडायरेक्टली नेट उनका ज्यादा है, तो मैं मानता हूँ कि नेट उनका ज्यादा है, लेकिन इतनी डेड इकोनॉमी भी नहीं है। तो एनीवेज वापिस आते हैं ट्रम्प पे। तो ट्रम्प सेल्फ इम्पोज कर रहा है हमारे पे, और हम लोग भी झुक नहीं। तो देखना है कहाँ जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, माहौल बिगड़ जाता है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट को लगता है यार ये कितना तक चलेगा,
इम्पैक्ट क्या आएगा, और वापस 25% टैरिफ ये 7 अगस्त को अगर ये चेंज नहीं हुआ तो लग जाएंगे, टैरिफ लग जाएगा। तो जो भी ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग उस पर टैरिफ लगता है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें प्रॉब्लम होगी। सब केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, ओके, इन सब पे, इवन आप सी फूड, इन सब पे ऑलमोस्ट 10 से 15% का टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा। मार्जिन पे भी 5-10% का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो यस, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो इतना भी बड़ा ट्रेड नहीं है। और गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि भाई जो भी हो, झुकेंगे तो नहीं। वो क्या ना, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, जैसी ही बात है यहाँ। तो लेट्स सी आगे आगे क्या होता है। लेकिन उसके वजह से मार्केट वीक है, और मार्केट में भी कोई ट्रिगर नहीं आ रहे। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ठीक है, इतने भी खास नहीं है, कुछ अच्छे आ रहे हैं, कुछ खराब आ रहे हैं। कुछ कल के जो रिजल्ट आए हम लोग थोड़ा बात करेंगे, कुछ स्टॉक्स में भी बात करेंगे, लेकिन ऐसे कोई ट्रिगर दिख नहीं रहे। कल आरबीआई की पॉलिसी है, देखते हैं आरबीआई पॉलिसी में कुछ आता है कि नहीं आता है। अगर कुछ आता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन 60% लोग बोल रहे कि कोई रेट कट नहीं आने वाला है। तो वो पकड़ के चलते हैं कि भाई चलो रेट कट नहीं आएगा। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं पुराने क्वेश्चन भी आंसर करूंगा। और दूसरा गाइस, हमारा जो भी हमारे प्रॉफिट मल्टीप्लायर मेंबर्स है गए, कल एक सेल रिकमेंडेशन दिया, तो होप आपने देख लिया होगा। और जो नए मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, आप www.catappan.in, जो यहाँ नीचे भी आपको दिख रहा होगा, उसको विजिट कीजिए। हमारा पोर्टफोलियो बिल्डर, जहाँ हम इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ सब पे रिकमेंडेशन देते हैं, इवन आईपीओ पे। बहुत ही सस्ता पैकेज है, और यू विल गेट ऑल द रिकमेंडेशन विथ रिसर्च रिपोर्ट एंड वीकली सपोर्ट, तो जरूर दिखेगा। चलिए वापस आते हैं। बाय द, हाँ, नेक्स्ट सेशन गाइस हमारा ये वेनसडे कल ही है। तो वो आप शाम को 8 बजे अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ हम लोग पूरा क्वार्टरली रिव्यू की बात करेंगे। वापिस आप आते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट में देखिए, आप देखो कि कुछ ना कुछ न्यूज आ रहे हैं। तो कुछ न्यूज आई, जैसे इंडसइंड बैंक की बात करें, तो इंडसइंड बैंक में नो राजीव आनंद का नया अपॉइंटमेंट हो रहा है। और राजीव आनंद जो है एक्सिस बैंक के, तो पहले वो एक्सिस एएमसी में थे, और कैपिटल मार्केट फोकस ज्यादा थे ओवरऑल। लेकिन क्या इंडसइंड बैंक आज तो ऊपर है, नो डाउट अबाउट इट। ऑलमोस्ट आप देखो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2.5% है, पहले तो 5% था। क्या लेना चाहिए, तो यहाँ मेरा मत ये होगा गाइस, अगेन ये रिकमेंडेशन मत समझना, लेकिन मेरा व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को देख के ही पूछ के इन्वेस्ट करना। ऑफ कोर्स वी आर सेबी रजिस्टर्ड। तो ओवरऑल मैं इंडसइंड बैंक की बात करूँ ना, तो देखो, नो डाउट मैनेजमेंट चेंज हुआ है, लेकिन क्या बैंक की शक्ल सुधर रही है? तो नहीं सुधर रही है, टाइम लगेगा। जिस तरह का बड़ा प्रोविजन उन्होंने क्रिएट किया था, ऑलमोस्ट आप देखो, ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट नो 3.64% पहुंच चुका है, बड़ा प्रोविजन। यानी ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का पूरा प्रोविजन। उनका अभी भी एमएफआई लैंडिंग बुक में प्रॉब्लम है, वो एसएमई में भी प्रॉब्लम आ रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे नो, आगे जाके भी थोड़े अकाउंटिंग लैप्सेस जो भी हुए, तो उसके वजह से इम्पैक्ट भी बढ़ा है, वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो जाता है। और मुझे भी ऐसी बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ लेगेसी इतनी बड़ी हो कि बड़ा फ्रॉड हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट चेंज हो गया, लेकिन जो नया मैनेजमेंट आता है, नया सीईओ होता है, उनको भी टाइम लगता है ये सब सुधार करने में। ऐसा नहीं कि रातों रात चेंज हो सकता है, चेंज हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अगर आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर में और काफी सारे बैंक्स अवेलेबल है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, एनआईआई पूरा डाउन था, पैट भी ऑलमोस्ट 72% गिरा था, रिटेल डिपॉजिट 6% से गिरा है। वो बात कर रहे हैं कि भाई रिकवरी 27-28 को आएंगे। नो, बेसिकली एसेट क्वालिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा, माइक्रो फाइनेंस और उधर, लेकिन वो जब होगा तब होगा। क्यों हमें रिस्क लेना है? और यही मैं इंडसइंड बैंक में, काफी लोग को ये इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन एक बात समझ लो, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो बी वेरी केयरफुल कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करो। क्योंकि क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे, आप ऐसे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं जहां तेजी नहीं दिख रही है, और जहां अभी भी इतने अकाउंटिंग लैप्सेस है, और आगे जाके नो किस तरह से ग्रो होगा, वो अनसर्टेनिटी होती है। तो क्या होता है, स्टॉक ऊपर आता है ना, तो वो बिकवाली वहां से ही आ जाती है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और उस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अदरवाइज नो, आपकी चॉइस, आपको इन्वेस्ट करना है तो ये बैंक में। अदरवाइज मेरी तरफ से तो मैंने आपको पॉइंट दिए कि वो मैं थोड़ा केयरफुल हूँ। तब जब तक सुधार नहीं आता है, 1-2 क्वार्टर देखो कि किस तरह से मैनेजमेंट कर रहा है, क्या प्रॉफिट में सुधार है। हाँ, आप बोलोगे तब तक तपन 10-15% बढ़ जाएगा, बढ़ने दो यार।
एट द एंड ऑफ द डे आपका कैपिटल है वो सेफगार्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ये मत है। तो थोड़ा केयरफुली आपको इन्वेस्ट करना है। डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ देखो कल रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, ऑलमोस्ट नो रेवेन्यू 99% का ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ, लेकिन एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग आज हमने देखी मार्केट में इसमें। लेकिन इसमें जो इबिटा मार्जिन है ना वो थोड़ा ड्रॉप हो गया था, अच्छा खासा ड्रॉप हुआ। और ग्रॉस मार्जिन भी नो ऑलमोस्ट 28% ईयर ऑन ईयर रहा। और ऑफ कोर्स उनका जो है प्री सेलिंग बहुत ही अच्छा रहा भाई, अगर आप देखो तो मुंबई का 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना ऐसे बिक गया। इवन उनका जो दूसरे भी प्रोजेक्ट है जैसे पीवाना नॉर्थ लॉन्च है वो भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं ना कि इन लोगों का प्री बुकिंग भी हुआ है। और आगे जाके भी वो कह रहे हैं कि भाई डिमांड रहेगी, ऑलमोस्ट 10 से 12% CAGR रहेगा। ऑफिस लीजिंग जो होता है ना DCCDL जहां वो रेंटल में दे रहे हैं वहां भी अगर आप 26% से ग्रोथ हुआ है, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक वेल प्लेस है। लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो आई थिंक नो, अभी क्योंकि रियल एस्टेट थोड़े इश्यू में भी है, मैं बताता हूँ क्यों। वन ऑफ द रीजन जो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर पूरा वीक है। अब आईटी सेक्टर में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो भी काफी हद तक प्रॉपर्टी मार्केट को ऊपर लाते हैं, तो ये तो गुड़गांव है तो वहाँ इतना बड़ा आईटी हब नहीं है। ओवरऑल मैं आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट भी अगर ये आता है उनकी सैलरी में ऑल दैट, और आगे जाके कुछ लोग और निकलेंगे तो आईटी सेक्टर में इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जब भी आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनके पास कैश अच्छा है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का है, तो मेरे हिसाब से ना थोड़ा नीचे आता है तो नो यू कैन थिंक ये स्टॉक आगे जाके सोच सकते हो इन्वेस्ट करना। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट मेरा व्यू बोल रहा हूँ। दूसरा एक स्टॉक की बात करें हम लोग तो ऑरोबिंदो फार्मा। अब ऑरोबिंदो फार्मा का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, अगर देखो तो ना प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और उन सब में थोड़ा प्रॉब्लम ही रहा है। अभी देखो तो ऑरोबिंदो फार्मा भी थोड़ा वीक ही लग रहा है। और दूसरा क्या है कि जो ट्रम्प ने बोला कि भाई ये वीकेंड में कि वो भाई हम लोग ऑलमोस्ट उन्होंने 17 कंपनी को बोला कि भाई आप अपने प्राइस कम कीजिए, किसके, मेडिसिन के। तो उसके वजह से आप देखो तो उस टाइम पे काफी सारे फार्मा स्टॉक गिरे थे, लेकिन बाद में क्लैरिटी आई कि नहीं भाई इन सब में फार्मा स्टॉक में इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ लग रहा है कि जो सेट ऑफ नो नंबर्स दिए औरोबिंदो ने वो इतने अच्छे नहीं है। पैट भी अच्छा खासा डाउन है और यूएस रेवेन्यू भी थोड़ी डिक्लाइन है। लेकिन आगे जाके भी लग रहा है जो बोल रहे 8 to 10% का वो बोल रहे कि जेनरिक में CAGR रहेगा। बायोसिमिलर सिमिलर में भी ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ रहेगा। मार्जिन रिकवरी ये साल में एंड तक आएगी। तो अगेन इंडियन फार्मा का एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ तो ठीक ठाक रहा, इनका भी औरोबिंदो का भी रेवेन्यू शेयर यूएस में बहुत ही बड़ा है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। थोड़ा रेवेन्यू और पैट में थोड़ा मिस्ड है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, लेकिन आई थिंक वन शुड वेट थोड़ा नीचे आने दो, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। कैश बैलेंस अच्छा है ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का, वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वन कैन वेट। तो इस तरह से आगे जाके फार्मा सेक्टर पे कह सकते हैं कि इन लोगों की कमेंट्री रहेगी, ट्रम्प की कमेंट्री क्या होगी, ट्रम्प किस तरह से टैक्स लगेगा, बाद में आप सोच सकते हो। बाकी और सब कंट्री कंपनीज का भी नो अगर आप देखो ना तो आया सोना BLW। अब सोना BLW की बात करें, ऑफ कोर्स ऑटो एंसिलरी कंपनीज, और ऑटो एंसिलरी कंपनी से भी टैक्स की बहुत बड़ी बात हुई थी। और ये सब कंपनीज भी ना काफी हद तक ना यूएस के टैक्स रेट से परेशान है और वहां भी इम्पेक्ट आ सकता है। तो अगर देखो तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी ऑलमोस्ट 14% से गिरी, रेवेन्यू भी 5 से 7% गिरा है। ऑर्डर बुक अच्छा है, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है इनका। और यहाँ से आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सोना BLW अगर मैं चार्ट भी देखो 5 साल का भी रिटर्न देखो तो ऐसा कोई रिटर्न खास दिया नहीं है इसने, ओके। ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है 3 साल का। तो मेरे हिसाब से ना ये स्टॉक में थोड़ा वेट कर लो। इतना मुझे अभी भी लग रहा है कि इनके जो जेवी हुई है चाइना के साथ और नए नए टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगेन ईवी का पूरा मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन तभी भी ये इतना बुलिश मार्केट में भी ये रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है। प्लस वैल्यूएशन की भी मैं बात करूं तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा
महंगा ही है, स्टॉक भी अगर आप देखो तो 46% है। और काफी हद तक इनिशियली जब आया था मैं भी इसमें काफी पॉजिटिव था, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आया है जिस तरह का सोना बीएलडब्ल्यू से एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से भी ये स्टॉक थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना, या तो आपको अवॉइड करना है तो आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। मेटल सेक्टर में आप देखो तो मेटल सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी है, अगर आप देखो कि टाटा स्टील एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ वही है कि ये सब की मैं अगर बात करूँ ना, टाटा स्टील से लेके वो सब वही है, 170-80 तक जाएंगे फिर वापस नीचे आएगी। यहाँ एक ही स्टॉक जो अच्छा चल रहा है ओवर द टाइम वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। लेकिन ऑफ कोर्स ओवर द टाइम अगर आप देखो ना तो डिमांड, अभी सॉरी ये कुछ क्वार्टर में देखो तो डिमांड अच्छी थी स्टील की, 9 से 10% का ग्रोथ था। लेकिन मुझे सच बोलो ऑनेस्टली आई थिंक ये बहुत ही साइक्लिकल नेचर है। आपको वहां एंट्री एग्जिट बहुत ही सही होनी चाहिए अगर आपको रियली में मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो खास करके टाटा स्टील ऑल दैट। सो वन हैज टू बी केयरफुल। तो प्लीज ये ध्यान रख के इन्वेस्ट करना। तो आपकी एग्जिट भी इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर वेदांता भी देखो तो वेदांता भी थोड़ा नीचे है एंड ऑल दैट, लेकिन वही है कि मैं आई एम नॉट टू मच बुलिश। कंपाउंडिंग रिटर्न मेटल सेक्टर दे वो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। जब हम लोग और एक स्टॉक की अगर बात करें तो यूपीएल, यूपीएल में कल सडनली बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया था। ओके, और लेकिन आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। यूपीएल जैसे ही वो टैरिफ का मामला आया था तो अच्छा खासा ये स्टॉक गिर गया था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 15 से 10-15% गिर गया था, लेकिन वो वापस रिकवरी आई है। और रेवेन्यू ग्रोथ एंड इबिटा ग्रोथ भी अच्छा खासा का प्रोजेक्शन है, ऑलमोस्ट रेवेन्यू 4 से 6%, इबिटा ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 10 से 14% का हो सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इशू है कि ऑलरेडी इनका एक्सपोजर यूएस में बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 25 से 30% का। तो उसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट है मेरे हिसाब से। नो, प्लीज वेट कर लो कि ये जो ट्रम्प के साथ टैरिफ का नेगोशिएशन कहाँ जाके रुक रहा है। आई थिंक देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो 25% नॉर्थ साइड चला गया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और 7 अगस्त को ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और ये जिस तरह से एक दूसरे को बोल रहे इंडिया और यूएसए, तो मुझे थोड़ा यहाँ चिंताजनक लग रहा है। तो थोड़ा वेट कर लो। ओके, तो फिर आप इन्वेस्ट करो। और इसके और एक स्टॉक भी है जिसके लिए मैं वेट बोलूंगा, बॉश का रिजल्ट जबरदस्त आया कल। ओके, और लेकिन उसमें 556 करोड़ का वन टाइम गेन था, इसके वजह से नए प्रॉफिट में आप देखो 1100 करोड़ का जंप आया। लेकिन ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो ओवरऑल ऑटो एंसिलरीज में है। एंड ऑटो एंसिलरीज में ऑफ कोर्स बॉश एक ऐसा स्टॉक है ना जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खासा। वो अगर आप देखो तो 26,000 का स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 40,000 पे चला गया, तो बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है। ठीक है, तो लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे है। तो इसमें भी थोड़ा अगर आप आज की भी बात करें तो रिजल्ट ठीक ठाक था, लेकिन वो बढ़ा नहीं है। और जिस तरह से ट्रम्प के टैरिफ के मामले हैं, तो यहाँ भी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि इनका भी मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूएस के साथ है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करनी है। अदरवाइज कंपनी सॉलिड है, रिजल्ट सॉलिड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, दूसरा एक रिजल्ट आया था एमसीएक्स का, एमसीएक्स का भी रिजल्ट ठीक ठाक ही था। और आई आई थिंक आज भी अगर आप देखो, कल तो वो बढ़ा था रिजल्ट के बाद, आज भी देखो तो वो ऑलमोस्ट आज वो डाउन है। लेकिन ये सब प्लेटफॉर्म स्टॉक का ऐसा ही है। कैपिटल मार्केट स्टॉक की मैं बात करूं तो ये चलता रहेगा। कैपिटल मार्केट स्टॉक क्या होता है कि वॉल्यूम बेस ज्यादा चलता है, कि किस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं या कम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से ये सब चीजें ज्यादा चलती है। तो आपको अगर थोड़ा लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है ना तो ही इन सब में करना है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी। और वही चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है जब अभी आप इन्वेस्ट करो। ओके, लेकिन अगर आप पूछो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स अच्छा करेंगे, ये सीडीएसएल भी देखो कल अच्छा खासा भागा था, क्योंकि एनएसडीएल का आईपीओ अच्छा रहा था। और अगर आप देखो बीएससी भी नीचे आ रहा है, लेकिन एनएससी का भी अगर आप देखो तो उनको जो सेटलमेंट था बेसिकली सेबी से, वो भी हो गया है। तो आई थिंक यहाँ से एनएससी का भी आईपीओ आएगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये ऐसा सेक्टर है कि आप इन्वेस्टेड रहो। ठीक है, आपको नो मौके भी मिलेंगे, फिर उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हो अगर वो नीचे आता है। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ के चलना है।
चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने ऑलरेडी पोस्ट किए। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा, आई विल आंसर दैट। ठीक है। अनुमित 9880 के सर डिफेंस में आपका क्या व्यू है? वेल डिफेंस की मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी पॉजिटिव, लेकिन डिफेंस में आपको थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट सबके सही नहीं आ रहे हैं। जो लास्ट रिजल्ट जेन टेक्नोलॉजी का आया था वो अच्छा नहीं था, मेजरगोन का भी अच्छा नहीं था। और इसमें रेवेन्यू रिकग्निशन में भी क्या होता है कि हर टाइम कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट डिले हो जाते हैं या कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हुई तो वो एक साथ वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ना आप जो इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर सिस्टम है, एयरफोर्स है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी अगर बात करें तो जैसे जैन है और वो सब का, वो बोले कभी एक साल के बाद एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा, कैपेसिटी बिल्डअप होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। वैल्यूएशन हाई है लेकिन इसमें भी वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर ये सब पकड़ नहीं पा रहे हो तो डिफेंस ईटीएफ भी बाई कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है या मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस म्यूचुअल फंड है, वो बाई कर सकते हो। लेकिन आई थिंक एसआईपी में कीजिए, ये लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब रिकमेंडेशन गाइस मत समझो, मेरी सलाह है। और मैं हम लोग रिकमेंडेशन हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर में ज़्यादा देते हैं। जो हमारा पैकेज है आप जाके वो भी देख सकते हो www.catapan.in में। देन सूरा अहमद 3548 के वाई इन्फोसिस हायरिंग थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज। जी आई डू एग्री के नो बेसिकली साहिल ने, उनके जो सीईओ ने बोला है कि भाई हम लोग काफी सारे एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं ऑल दैट, लेकिन वो ट्रेन कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो ऊपर लेवल पे बाय बाय नहीं लेकिन रिक्रूट कर रहे हैं। आई थिंक काफी हद तक एआई में उनको थोड़ा नो ट्रेनिंग देना एंड ऑल दैट। तो मीट क्या नीचे के लेवल पे ज्यादा एज ए ट्रेनी एंड ऑल दैट दे बाय कर, वो लोग नए हायर कर ऑलमोस्ट 20,000 ग्रेजुएट्स की वो बात करें। और वो बेसिकली जैसे हमने बोला एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुश के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नो ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो भी थोड़ा डाउट है। लास्ट टाइम का उनका जो आपको याद हो तो एक दो क्वार्टर पहले उन्होंने काफी लोग फ्रेशर्स को निकाला था। आफ्टर 2 साल 3 साल के बाद बोला कि भाई आप यहाँ, आपकी नौकरी टर्मिनेट हो गई है। तो काफी सारी चीजें होती है और एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे एआई बढ़ेगा तो इन इतनी वर्कफोर्स की जरूरत है कि नहीं है। ओके, तो टीसीएस तो कट कर रहा है, इन्फोसिस अभी कट नहीं कर, लेकिन आगे जाके कट हो सकता है। और बेसिकली वो काफी हद तक नो एआई के लिए ज्यादा हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो लोग हायर करें वो शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा है रेदर देन लॉन्ग टर्म। So this is what my understanding. I may be wrong, but yes, I think ये शॉर्ट टर्म है, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म। तो स्टिल इफ यू आस्क मी, इन्फोसिस हमारे भी रेडार में था, हमने खुद इन्वेस्टमेंट करवाया था मैम, लेकिन कुछ महीने पहले हमने इन्फोसिस भी हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर से निकाल दिया और क्लाइंट्स को सेल भी कर दिया। ये जस्ट डिस्क्लेमर है आपको। स्टिल आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। ओके, प्लाईवुड कंपनी। फिर डीप कौन है ये? आईपी स्मीरट। बाय द वे वो इन्फोसिस का क्वेश्चन स्वरूप अहमद ने पूछा था। आईपी स्मीरट प्लाईवुड कंपनी लाइक ग्रीन ग्लाम एंड सेंचुरी प्लाई। ये देखो ग्रीन प्लाई ले लो या वो सब ले लो तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस रहा है और मुझे लग रहा है कि इन लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा ये सब टैरिफ और उन सब का। और ये सब स्टॉक चले भी थे लेकिन वापस थोड़े नीचे आए, लेकिन आई एम पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक्स। ओके, और ऑफ कोर्स ग्रीन प्लाई और ग्रीन राम में आई थिंक ग्रीन प्लाई को मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा क्योंकि ओवरऑल गिरा भी है ऑफ कोर्स अपने टॉप से, लेकिन आई थिंक थोड़ा सस्ता भी है और मुझे पता नहीं वहाँ ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ एंड ऑल दैट मुझे यहाँ दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से वो स्टॉक बेटर है ग्रीन प्लाई। ऑफ कोर्स दैट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका लेना है। लेकिन आई थिंक ये ग्रीन प्लाई बहुत टाइम पहले मैंने रेकमेंड भी किया था और वो बहुत चला भी था। बट देन ऑल्सो थोड़ा इन्वेस्ट करना, ज़्यादा नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा वेट कर लो मेरे हिसाब से। आई थिंक थोड़ा वेट कर लो एक दो क्वार्टर रिजल्ट तो बाद में आप इन्वेस्ट करो तो बेटर रहेगा। सो मेरे अभी के एंगल पे आई थिंक वेट कर लो, थोड़ा मार्केट को संभाल ले दो। और ऑफ कोर्स क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर देखूँ तो इस क्वार्टर का अच्छा था, लेकिन
वेट एंड वॉच मोड में फिर आप बाय करना, क्योंकि कंपाउंडिंग मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ इतनी दिख नहीं रही है। तो लोअर लेवल पे करना है तो लोअर लेवल पे बाय करो, इस लेवल पे नहीं। ओके, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये सेशन अच्छा लगा, देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन कल 8 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल डू रिप्लाई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।